हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं, सामाजिक क्रिया की क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या तत्व हैं, सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार हैं और मैक्स वेबर का ये जो पूरा सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है इसकी आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और अंत में आपको हम सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन भी देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ सोशल एक्शंस। सामाजिक क्रिया क्या होती है? देखिए, व्यक्ति जो भी कोई काम करता है, व्यक्ति के द्वारा जो भी कोई काम किया जाता है वो क्रिया होती है और जब वो काम समाज के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है तो वो सामाजिक क्रिया कहलाती है। सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो मैक्स वेबर, जो कि जर्मन समाजशास्त्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947 में यह सिद्धांत दिया था। तो कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया तब तक नहीं कहलाएगी जब तक वो समाज के दूसरे सदस्यों को प्रभावित ना करें। जैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं, उस एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। दो साइकिल सवार है, आमने सामने से आ रहे हैं और दोनों जब साइकिल चला रहे हैं दोनों आपस में, तो वो क्रिया कर रहे हैं, ये उनकी क्रिया कहलाएगी, सामाजिक क्रिया नहीं, क्योंकि दोनों साइकिल चला रहे हैं, उससे समाज के दूसरे सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पर और जब दोनों मान लो आपस में टकरा जाते हैं, जब दोनों आपस में टकराते हैं तो भी टकराते हैं और वो दोनों खड़े होकर आपस में बिना कुछ बोले अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं, तो भी वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी, क्योंकि उनका आपस में कोई किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ, ऐसा व्यवहार नहीं हुआ जो एक दूसरे को प्रभावित करे। परंतु जब वो दोनों आपस में टकराए, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, परंतु दूसरे व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो भी वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो पहला व्यक्ति है उसी ने केवल क्रिया की है, तो वो उसकी व्यक्तिगत क्रिया कहलाएगी। परंतु ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, पहले ने गाली गलौज की और दूसरा व्यक्ति उसकी गाली को सुनकर उसको मारने के लिए दौड़ा या फिर सामने गाली देने लगा, फिर वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि एक के व्यवहार ने दूसरे के व्यवहार को प्रभावित किया। इसका मतलब सामाजिक क्रिया वो क्रिया होगी जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, वो आपस में संपर्क में आएंगे और एक के व्यवहार दूसरे को प्रभावित करेगा। इसका मतलब पहले व्यक्ति ने गाली दी, उसके प्रत्युत्तर में दूसरे ने भी गाली दी, तो वो सामाजिक क्रिया होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया का उत्तर देने के लिए जब दूसरा व्यक्ति क्रिया करता है तो इसको सामाजिक क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं। जब कोई भी गतिविधि, अब देखिएगा, जब कोई गतिविधि व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो तथा किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए की जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। परंतु जब यह क्रिया दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है तो उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। इसका मतलब जब वही काम समाज के किसी एक या दो से अधिक लोगों को प्रभावित करता है तो वो सामाजिक क्रिया बन जाएगी। सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति न केवल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, बल्कि वे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अब इसके पश्चात आता है सामाजिक क्रिया का अर्थ और परिभाषाएं। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947 में सामाजिक व आर्थिक संगठन का सिद्धांत दी। ये हिंदी में पुस्तक का ट्रांसलेशन है। 1947 में सामाजिक क्रिया की विस्तार से व्याख्या की। वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु ही सामाजिक क्रिया को माना है। जब उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी तो उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया माना है। जब कोई व्यक्ति समाज या समूह के सदस्य के रूप में सामाजिक संदर्भ में जो भी क्रिया करता है उसे सामाजिक क्रिया कहा जाता है। अतः सामाजिक क्रिया तभी संभव है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह के बीच में क्रिया हो। इसमें सिर्फ व्यक्तियों का शारीरिक रूप से प्रत्यक्ष होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनके बीच का कोई ना कोई माध्यम भी होना चाहिए। सामाजिक क्रिया की परिभाषा मैक्स वेबर ने क्या कहा है, किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जबकि वह अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो। मतलब एक व्यक्ति जब कोई व्यवहार करता है, यदि उसका दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है तो ही वो सामाजिक क्रिया है और उनके क्रियाओं के अर्थ के संदर्भ में निर्धारित करे। और जैसे एक व्यक्ति ने क्रिया की, उसी अर्थ में दूसरा उसको यदि समझेगा और उसके अनुसार व्यवहार करेगा तो वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक क्रिया
व्यक्ति का वह व्यवहार अथवा क्रिया है जिसमें क्रिया करने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करे और इसके संदर्भ में स्वयं की क्रिया और व्यवहार को निर्धारित करे। इस प्रकार सामाजिक क्रिया में क्या क्या बातें आती है देखिएगा। नंबर 1, सामाजिक क्रिया समूह या समाज के सदस्य करते हैं। सामाजिक क्रिया समाज के सदस्य करेंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ खेल रहा है, तो वो सामाजिक क्रिया होगी या नहीं होगी? वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि वो किसी दूसरे के व्यवहार को प्रभावित नहीं कर रहा है। निर्जीव वस्तुएं या फिर जानवरों के साथ जो क्रिया की जाती है वो सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा नहीं है। सामाजिक क्रिया के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा व कारण होता है। जब भी हम कोई सामाजिक क्रिया करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, यानी उसे दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। हम क्यों सामाजिक क्रिया करते हैं? क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम सामाजिक क्रिया कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, उससे प्रभावित हो भी रहे हैं, उसको प्रभावित कर भी रहे हैं। तो इसका मतलब उनके पीछे अपना कोई न कोई आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उद्देश्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सामाजिक संदर्भ या परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति क्रिया करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक जो क्रिया है वो किसी न किसी परिस्थिति के अंतर्गत होती है। जैसे दो साइकिल सवार आपस में भिड़े तो वहाँ पर एक परिस्थिति पैदा हुई। मंदिर के अंदर हम पूजा पाठ करते हैं पुजारी के साथ मिलकर, वो सामाजिक क्रिया है। इसका मतलब वो धार्मिक परिस्थिति के अंतर्गत हो रही है। परिवार के अंदर हम कोई गतिविधि कर रहे हैं, पारिवारिक परिस्थिति में हो रही है। इसी के आधार पर जैसे मान लीजिए एक छोटा बालक किसी बड़े व्यक्ति से कोई पर्स छीन कर भागा है, तो उसका मतलब आर्थिक कारण हो सकता है, आर्थिक परिस्थितियों में वो ऐसा काम कर रहा है। अगला पॉइंट होगा, वह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी जो निर्जीव वस्तुओं के से संबंधित होगी। मतलब हम दूर बैठे अकेले फ़ोन चला रहे हैं और दूसरे पर किसी पर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। आप तालाब के किनारे पर बैठकर पानी में कंकर मार रहे हो, वो सामाजिक क्रिया नहीं है, वो आपकी व्यक्तिगत क्रिया है। तो इसका मतलब निर्जीव वस्तुओं से संबंधित होगी, वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। इसके पश्चात सामाजिक क्रिया के कौन कौन से तत्व हैं? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 3 महत्वपूर्ण तत्वों का जिक्र किया है। इसमें के अंतर्गत पहला है सामाजिक कर्ता व प्रतिकर्ता। इसका तात्पर्य ये होगा कि सामाजिक क्रिया के अंदर सबसे पहला जो तत्व है वो कर्ता है। मतलब कोई भी सामाजिक क्रिया करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है, और उस कर्ता की क्रिया से प्रभावित होकर जो दूसरा व्यक्ति क्रिया करता है वो प्रतिकर्ता कहलाता है। जैसे साइकिल सवार का हमने एग्जाम्पल लिया था, एक व्यक्ति ने गाली देनी शुरू की तो दूसरे व्यक्ति ने उसके थप्पड़ मारा। इसका मतलब पहले ने गाली दी सामाजिक कर्ता, दूसरे ने थप्पड़ मारा प्रतिकर्ता। तो सामाजिक क्रिया के लिए सामाजिक कर्ता और प्रतिकर्ता दोनों का होना आवश्यक है। सामाजिक परिस्थिति, दूसरा तत्व मैक्स वेबर ने कहा है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक क्रिया वो किसी न किसी परिस्थितियों के अंतर्गत घटित होती है। वो परिस्थितियाँ राजनीतिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व माना है कि सामाजिक जो क्रिया है उसके अंदर मूल्य, विश्वास या फिर प्रतीक का होना जरूरी है। वेबर के अनुसार किसी भी सामाजिक क्रिया के पीछे मूल्य जुड़ा होता है। मूल्य का तात्पर्य ये है कि जब भी हम कोई सामाजिक क्रिया करते हैं तो वो मूल्य ही बताता है कि ये सामाजिक क्रिया ठीक है या फिर गलत है। दूसरा, जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके पीछे यह भी देखते हैं भी समाज इसके बारे में क्या सोचता है, मतलब समाज का क्या विश्वास है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम कोई क्रिया करते हैं या फिर कोई प्रतिकर्ता उस पर प्रतिक्रिया करता है तो वो संकेत या प्रतीकों के माध्यम से होता है। और वो संकेत भी हो सकते हैं, प्रतीक भी हो सकते हैं, भाषा भी हो सकती है। तो इसका मतलब जो मैक्स वेबर है उन्होंने अपने सिद्धांत में क्रिया के 3 तत्व माने, सामाजिक कर्ता का क्रिया करने वाला, सामाजिक क्रिया करने वाला, प्रतिकर्ता क्रिया के उत्तर प्रत्युत्तर में क्रिया करने वाला, सामाजिक परिस्थिति जिन परिस्थितियों में सामाजिक क्रिया की गई है और किन मूल्यों, किन विश्वासों, किन प्रतीकों के आधार पर वो सामाजिक क्रिया की गई है। तो ये 3 तत्व महत्वपूर्ण है सामाजिक क्रिया के। अब हम सामाजिक क्रिया की विशेषताएं करते हैं या फिर सामाजिक क्रिया की कसौटियां क्या है। मैक्स वेबर ने एक व्यक्तिगत क्रियाओं को 2 भागों में बांटा था, व्यक्तिगत क्रिया और सामाजिक क्रिया। व्यक्तिगत क्रिया वो क्रिया होती है जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित नहीं करती, और सामाजिक क्रिया वो होती है जो
दूसरों को प्रभावित करती भी है और प्रभावित होती भी है। तो इन व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाएं जो अंतर है वो निम्न आधार पर भी स्पष्ट हो सकता है, या फिर हम किसे सामाजिक क्रिया कहेंगे या सामाजिक क्रिया की क्या विशेषताएं हैं वो मैक्स वेबर ने इस रूप में बताया। पहला इन्होंने कहा है, सामाजिक क्रिया दूसरों के संभावित भूत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहारों से प्रभावित हो सकती है। जैसे दो बालक आपस में लड़ रहे हैं और एकदम से एक बालक ने दूसरे बालक पर हमला किया, और जिस बालक पर हमला हुआ उसे पता नहीं है, उसने उससे पूछा भी तुमने मुझे क्यों मारा, तो उसने कहा भी कल आपके भाई ने मुझे गाली दी थी इसलिए मैंने आपको मारा है। तो इसका मतलब वो किससे प्रभावित क्रिया है, वो भूतकाल से प्रभावित क्रिया है। और जब अध्यापक पढ़ा रहा है और उसी समय आप उनसे नोट्स मांग रहे हैं साथ साथ में, या नोट्स ले रहे हैं, तो वो वर्तमान क्रिया है, वर्तमान सामाजिक क्रिया है। और तीसरा, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये भविष्य में जो आपकी परीक्षाएं होगी और उसको कॉपी जांच करेगा, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप उसकी क्रिया से प्रभावित होकर आप वो काम कर रहे हैं। तो सामाजिक क्रिया भूतकाल से प्रभावित हो सकती है, वर्तमान से भी और भविष्य भी। प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। मैक्स वेबर मानते हैं कि हर प्रकार की क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। जो क्रिया किसी निजी निर्जीव वस्तु या जड़ वस्तु या जानवर के साथ की जाती है वो व्यक्तिगत क्रिया होगी, न कि सामाजिक क्रिया होगी। जैसे मान लीजिए आप घर में फोटो के सामने बैठकर पूजा कर रहे हैं, अकेले पूजा कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत क्रिया होगी। और वही पूजा यदि आप मंदिर में या धार्मिक स्थान पर जाकर जैसे पुजारी कह रहा है वैसे वैसे उसी नियमों के अनुसार आप कर रहे हैं, तो वो सामाजिक क्रिया होगी। ओके, तो प्रत्येक प्रकार की क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं हो सकती। जैसे आप बैठे बैठे फ़ोन देख रहे हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है, वो व्यक्तिगत क्रिया है आपकी। अगला है प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का आपसी संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं है। इन्होंने क्या कहा है भी मनुष्य का प्रत्येक प्रकार जो संपर्क एक दूसरे को प्रभावित करेगा, जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपसे मिलते हैं, यदि वो एक दूसरे से प्रभावित हो भी रहे हैं और प्रभावित कर भी रहे हैं, तभी वो सामाजिक क्रिया कहलाएगा। जैसे हमने साइकिल सवार का एग्जाम्पल आपको दिया था भी, वो एक दूसरे से भिड़े हैं और उन्होंने एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा और अपने अपने रास्ते चले गए, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। संपर्क तो उनका हुआ आपस में, परंतु वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, दोनों ने कोई क्रिया नहीं की है। सामाजिक क्रिया अनुकरणात्मक नहीं होती। अनुकरणात्मक का मतलब क्या होता है, मैक्स वेबर ने क्या कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार या फिर क्रियाओं की जब नकल की जाती है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती। जैसे एक बालक स्विमिंग पूल में दूसरे लड़कों को या दूसरे बच्चों को देखकर तैर रहा है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। परंतु वही बालक जब अपने कोच को साथ ले जाकर कोच के दिशा निर्देशानुसार स्विमिंग पूल में तैर रहा है तो वो सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर वो कोच को प्रभावित भी कर रहा है और कोच उससे प्रभावित हो भी रहा है। तो सामाजिक क्रिया जब नकल की जाए एक दूसरे की तो वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। सामाजिक क्रिया आंतरिक व मानसिक होती है। इसका मतलब क्या होता है, सामाजिक क्रिया आंतरिक, बाह्य व मानसिक होती है। आंतरिक मानसिक क्रिया का मतलब ये हुआ कि जब भी व्यक्ति है कोई क्रिया करता है तो वो बहुत सोच समझकर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर मानसिक रूप से जब किसी क्रिया को व्यावहारिक रूप देता है तो वो आंतरिक क्रिया कहलाती है। जैसे आप IAS ऑफिसर बनने का आपने निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझकर वर्तमान, भूतकाल, भविष्य को ध्यान में रखकर और फिर अपने संसाधनों को देखकर, अपनी कुशलता को देखकर जो निर्णय लिया और उसके अनुसार काम करने लगे, आपने व्यावहारिक रूप दिया, तो वो आंतरिक क्रिया कहलाएगी। बाह्य क्रिया वो क्रिया होगी जो शारीरिक रूप से होगी, जो सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और उस क्रिया को करने से अपने शारीरिक शक्ति भी कम होगी, शारीरिक क्षमता में कमी आएगी। वो कौन सी क्रिया होगी, वो क्रिया बाह्य क्रिया होगी। और मानसिक जो आंतरिक क्रिया है, आंतरिक क्रिया वो क्रिया होगी जो भावनाओं से या फिर आंतरिक प्रेरणाओं के माध्यम से जो क्रिया की जाएगी। तो सामाजिक क्रिया आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य भी हो सकती है, मानसिक। मानसिक का मतलब सोच समझकर जो क्रिया की जाए, बाह्य का मतलब जो बाहरी क्रिया की जाएगी जो सभी को दिखाई देगी, और आंतरिक का मतलब होगा जो आंतरिक भावनाओं, संवेगों से आधारित होगी।
इसके पश्चात सामाजिक क्रिया समरूप या समान नहीं होती है। कोई भी सामाजिक क्रिया यदि समरूप या समान है तो उसको हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। इसका कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए बरसात आती है और बरसात पर सड़क पर चल रहे सभी लोगों ने अपना अपना छाता खोल लिया, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो इन्होंने क्रिया की है वो समरूप या समान तो है, परंतु वो सामाजिक क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसके संदर्भ में की गई? वर्षा के संदर्भ में। वर्षा आने के कारण तो उनमें कोई एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित नहीं कर रहा है, और वो क्रिया निर्जीव के संदर्भ में की गई है, बरसात के संदर्भ में की गई है, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। जैसे ट्रेन जब आ रही हो, फाटक बंद हो गया तो सारी गाड़ियां एकदम रुक जाएगी, सभी गाड़ियां वहाँ रुक जाएगी, व्यक्ति वहाँ पर रुक जाएंगे, तो वो भी सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि वो तो किससे प्रभावित हुई है? ट्रेन से प्रभावित हुई है, जो कि एक निर्जीव है। इसके पश्चात सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है। मैक्स वेबर ने इसके अंतिम विशेषता में ये भी बताया है कि जो भी क्रिया अर्थपूर्ण होगी, सभी कर्ता और प्रतिकूलकर्ता जिसको समान अर्थ मिलेंगे, वही सामाजिक क्रिया कहलाएगी। जैसे कोई व्यक्ति ने कोई काम किया और उससे जो लोग प्रभावित हुए हैं वो सभी उसको उसी अर्थ में ले रहे हैं जिस अर्थ में कर्ता ने उसको लिया है, तो ही वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। अब सामाजिक क्रिया के प्रकार का वर्णन करते हैं। तो जो मैक्स वेबर थे उन्होंने सामाजिक क्रिया के प्रकारों को 4 भागों में बांटा है। इन्होंने पहला तार्किक क्रिया, लॉजिकल एक्शन इन्होंने कहा है। तार्किक क्रिया वो सामाजिक क्रिया होती है जिसके अंदर व्यक्ति है वो लक्ष्य को ध्यान में रखकर तर्क के आधार पर कोई क्रिया करता है। इसका मतलब जब व्यक्ति लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने साधनों के आधार पर बड़ा सोच समझकर जब भी कोई क्रिया करता है तो वो तर्कपूर्ण क्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी क्रिया जिसमें तर्क प्रधान हो वो तार्किक क्रिया कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति, यदि एक बालक है, उसने आईएएस बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वो बड़ा सोच समझकर उसने निर्धारित किया है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल को निर्धारित करके को देखकर ये लक्ष्य निर्धारित किया है। फिर उससे संबंधित वो जब नोट्स लेता है, जब वो कोचिंग लेता है, उससे संबंधित पुस्तकें खरीदता है, तो वो क्या कहलाएगी? तार्किक क्रिया कहलाएगी। मतलब तार्किक क्रिया वो क्रिया होगी जिन क्रियाओं में तर्क प्रधान होगा, तर्क के आधार पर सोच समझकर जो क्रियाएं की जाती है, जो लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने साधनों के अनुरूप क्रिया की जाती है, वो तार्किक क्रिया कहलाती है। मूल्यात्मक क्रिया वो होती है जिसमें तर्क का होना जरूरी नहीं है। इस क्रिया में वह क्रिया जिसमें मूल्य प्रधान होता है। और मूल्य कौन कौन से होते हैं? जो सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य आदि को ध्यान में रखकर जो क्रिया की जाती है वो मूल्यात्मक क्रिया कह जाएगी। इस मूल्यात्मक क्रिया में मूल्य ही प्रधान होता है और ये मान सम्मान का प्रतीक भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई जहाज है, समुद्री जहाज है, वो पानी में डूब रहा है, तो उसके कप्तान को पता है यदि उस जहाज को छोड़कर वो छलांग लगा देता है तो वो बच सकता है, परंतु जहाज के यदि वो साथ रहेगा तो वो मारा जाएगा। परंतु वो जहाज को छोड़कर भागता नहीं है। क्यों नहीं भागता है? क्योंकि उसे पता है जहाज छोड़कर भागना एक कायरता का प्रतीक है, ये अच्छा मूल्य नहीं है और समाज में इसे सम्मानजनक तरीके से नहीं देखा जाता। तो इसीलिए वह जहाज के साथ डूबना पसंद करता है और अपनी जान देना पसंद करता है। इसका मतलब मूल्यात्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसके लिए व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की कीमत अदा करने के लिए तैयार रहता है। इसका एक एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हो। जैसे आर्मी के अंदर जब युद्ध चल रहा हो या आतंकवादी हमला हो गया हो, तो एक सैनिक है, वो उसे सैनिक को पता है भी वो उसकी जान जा सकती है, परंतु फिर भी सामने से यदि फायर हो रहा है तो वो पीठ दिखाकर नहीं भागेगा, क्योंकि उसे पता है ये सम्मान का प्रतीक नहीं है, ये कायरता का प्रतीक है, कलंक का प्रतीक है। तो ऐसी क्रियाएं जिसके पीछे तर्क होगा, तर्क होना आवश्यक नहीं है, परंतु जो मूल्य पर आधारित होगी और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है, वो क्रिया मूल्यात्मक क्रिया कहलाएगी। परंपरागत क्रिया, परंपरागत क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें मूल्य या फिर तर्क या फिर लक्ष्य का होना कोई जरूरी नहीं है। ये क्रिया इसलिए की जा रही है क्योंकि पीछे से भूतकाल से इस तरह की परंपराएं चली आ रही है। जो क्रियाएं परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं को ध्यान में रखकर की जाती है वो क्रिया परंपरागत क्रिया कहलाएगी। जैसे सती प्रथा है, भी एक सती प्रथा थी, जो जिस औरत के पति का देहांत हो जाता, वो औरत उस पति के साथ जिंदा जल जाती थी।
तो ये क्या थी, एक परंपरा थी, इनके पीछे कोई तर्क नहीं था, कोई मूल्य नहीं था, परंतु ये क्या थी, एक परंपरा थी। जैसे विवाह, शादी या जन्मदिन के समय में उपहार हम भेंट देते हैं, उपहार देते हैं, तो वो क्यों देते हैं, क्योंकि ऐसी परंपरा चली आ रही है। तो ऐसी क्रिया जो परंपराओं को ध्यान में रख के की जाती है वो परंपरागत क्रिया कहलाएगी। भावनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया वो क्रियाएं होती है जो जिसमें न तो तर्क प्रधान होता है, न जो मूल्य पर आधारित होती है, न ही किसी लक्ष्य के ऊपर आधारित होती है, परंतु वो भावनाओं को ध्यान में रखकर की जाती है। भावनाओं के आधार पर जो क्रिया की जाती है वो भावनात्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में प्रेम, घृणा, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि जो तत्व है वो प्रमुख होते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने राहगीर को थप्पड़ मारा, तो उस राहगीर को एकदम से गुस्सा आएगा और वो उसको मारने के लिए दौड़ेगा। तो वो जो उस एकदम से उसको मारने के लिए दौड़ा, वो क्या, किसके कारण उसने क्रिया की, वो भावनात्मक रूप से की, उसके अंदर क्रोध जागा, क्रोध की भावना के कारण उसने वो क्रिया की। उसका कोई लक्ष्य नहीं था, उसमें कोई तर्क नहीं था, कोई मूल्य नहीं था, तो वो क्रिया कौन सी कहलाई, भावनात्मक क्रिया। अब एक बार फिर देखिएगा इनको। तार्किक क्रिया तर्क प्रधान होती है, सोच समझकर व्यक्ति वो क्रिया करता है, लक्ष्य के ऊपर आधारित होती है। मूल्यात्मक क्रिया वो होती है जो मूल्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। वो मूल्य सामाजिक भी हो सकते हैं, नैतिक भी हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं। परंपरागत क्रिया वो होती है जिसमें मूल्य या तर्क होना आवश्यक नहीं है, परंतु वो क्रियाएं इसलिए की जाती है क्योंकि पीछे से ऐसा होता आ रहा है, पीछे से ऐसी परंपरा चलती हुई आ रही है। जैसे हम बड़ों का सम्मान करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी भी बड़ों का सम्मान करती रहे, क्यों करती रहेगी, क्योंकि वो परंपरा चली आ रही है। भावनात्मक क्रिया वो होगी जिसमें परंपरा का, मूल्य का, तर्क का, लक्ष्य का, इनका कोई महत्व नहीं होता, इसमें भावना प्रधान होती है। व्यक्ति संवेगों के कारण, भावनाओं के कारण, आवेग के कारण, क्रोध, खुशी, दुख, सुख, इनकी भावनाओं में बहकर जब क्रिया करता है तो वो भावनात्मक क्रिया कहलाती है। अब इस सिद्धांत की हम आलोचना करते हैं। हालांकि ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है मैक्स वेबर का। इसने समाजशास्त्र को एक नई दिशा दी और समाजशास्त्र को समझने में, वैज्ञानिक तरीके से समझने में एक नई दिशा दी, परंतु फिर भी आलोचकों ने इसकी बहुत आलोचना की है। पहला क्या, आलोचकों ने माना है कि इसका जो मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है ये नकारात्मक है। नकारात्मक उन्होंने इसलिए माना है क्योंकि मैक्स वेबर इस सिद्धांत में केवल नेगेटिव बातें करते हैं। वो केवल यही बताते हैं भी कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है पर जोर देते हैं, इसीलिए आलोचकों ने कहा कि ये सिद्धांत नकारात्मक है। दूसरा, इस सिद्धांत को कहा गया है कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। भी समाजशास्त्रियों ने वेबर के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक दोष का शिकार बताया है। क्यों बताया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मैक्स वेबर है वो अपने सिद्धांत के अंदर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं और शब्दों और शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण सिद्धांत, वेबर का जो सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण है उसको भी अपूर्ण माना गया है। और अपूर्ण कैसे माना गया है कि पार्सन्स ने अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में सामाजिक क्रिया के प्रकारों का वर्णन करके, उसका वर्गीकरण करके यह सिद्ध कर दिया था कि वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण किया है वो अपूर्ण है, अधूरा है। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं। एलन टोरोन ने जो मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है उसको यह कहकर इसकी आलोचना की है कि इसने अपने सिद्धांत में कहीं भी सामाजिक परिवर्तन का जिक्र नहीं किया है, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अस्पष्ट व घुमावदार सिद्धांत, कोहेन ने वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को अस्पष्ट और घुमावदार बताया है। ये हमारा जो टॉपिक था सामाजिक क्रिया क्या है, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत क्या है, मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया में क्या योगदान है। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये हम थोड़े फास्ट चलेंगे क्योंकि हम ये एक्सप्लेन आपको कर चुके हैं। आपको यहाँ पर नोट्स के लिए इजी हो जाएगा ताकि आप इस स्लाइड को देख सको। ये स्लाइड हम आपको पहले एक्सप्लेन करके बता चुके हैं शुरुआत में इसके मीनिंग और डेफिनेशन में। अब सामाजिक क्रिया के तत्व है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सामाजिक क्रिया के तत्वों में सामाजिक कर्ता व प्रतिकर्ता, किसी भी सामाजिक क्रिया को करने वाला सामाजिक कर्ता और उस क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करने वाला प्रतिकर्ता कहलाता है। मतलब काम करने वाला कर्ता और उससे प्रभावित होकर क्रिया करने वाला प्रतिकर्ता। तो सामाजिक क्रिया में कर्ता और प्रतिकर्ता दोनों ही मौजूद होने आवश्यक है। सामाजिक परिस्थिति, प्रत्येक सामाजिक क्रिया किसी न किसी परिस्थिति से प्रभावित होती है। केवल कर्ता या प्रतिकर्ता के होने से ही सामाजिक क्रिया नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ
परिस्थिति या कारण का होना भी आवश्यक है, जैसे राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक, पारिस्थितिक आदि कारण। ये हम बता चुके हैं आपको पहले। मूल्य, विश्वास व प्रतीक। वेबर के अनुसार किसी भी सामाजिक क्रिया के पीछे मूल्य अवश्य जुड़ा होता है। यही मूल्य निर्धारित करता है कि कोई भी सामाजिक क्रिया है वो ठीक है या फिर गलत है। दूसरे, जब कोई क्रिया की जाती है तो यह भी देखा जाता है कि इसके पीछे समाज की क्या मान्यता या विश्वास है। मतलब समाज इस क्रिया को किस नज़रिए से देखता है, किस दृष्टिकोण से देखता है। व्यक्ति चोरी क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है भी समाज इसके प्रति नज़रिया है वो सही नहीं है, ये गलत काम है। तो ये मूल्य चोरी न करना सामाजिक मूल्यों पर आधारित है भी, ये अच्छे या बुरे को सिद्ध करता है। तीसरे, सामाजिक क्रिया करने वाला कर्ता और प्रतिकर्ता किसी न किसी प्रतीक या संकेत का प्रयोग अवश्य करते हैं। यही संकेत या प्रतीक क्रिया करने वाले के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक क्रिया की कसौटियाँ कौन कौन सी है? मैक्स वेबर ने क्रिया को मुख्य रूप से व्यक्ति क्रिया और सामाजिक क्रिया दो भागों में वर्गीकृत किया। इन व्यक्ति क्रिया और सामाजिक क्रियाओं में अंतर को सामाजिक क्रिया की निम्न विशेषताओं या कसौटियों के माध्यम से समझा जा सकता है। सामाजिक क्रिया दूसरों के संभावित भूत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहारों से प्रभावित हो सकती है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया दूसरों के भूत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहारों से प्रभावित हो सकती है। आपके अनुसार सामाजिक क्रिया के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करें, तभी सामाजिक क्रिया होगी ना। ये दोनों व्यक्ति परिचित हो या अपरिचित, दोनों ही हो सकते हैं। हो सकता है एक दूसरे को जानते हो और हो सकता है नहीं जानते हो। यह प्रभाव दोनों के भूतकाल, वर्तमान, भविष्य के व्यवहार से प्रभावित हो सकता है। जैसे यदि एक बालक ने भूतकाल के किसी झगड़े के आधार पर मारपीट की तो भी यह सामाजिक क्रिया होगी और यह भूतकाल से प्रभावित होगी। इसी तरह अब आप साथ साथ में नोट्स तैयार कर रहे हैं, जब अध्यापक पढ़ा रहा हो तो यह वर्तमान प्रभाव की क्रिया होगी। और इसी तरह यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह परीक्षा लेने वाले परीक्षक की भावी क्रिया द्वारा प्रभावित सामाजिक क्रिया होगी। इसके पश्चात आप देखिए, प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। प्रत्येक प्रकार की बाह्य क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता। वेबर ने स्पष्ट किया कि किसी निर्जीव या जड़ वस्तु के साथ की जाने वाली क्रिया व्यक्तिगत क्रिया होगी, न कि सामाजिक क्रिया। जैसे आप अपने कुत्ते के साथ खेल रहे हैं तो वो व्यक्तिगत क्रिया होगी। यदि व्यक्ति घर में अकेले बैठकर पूजा पाठ करता है या ध्यान लगाता है तो ये इसे व्यक्तिगत क्रिया कहा जाएगा, क्योंकि इसे दूसरा कोई प्रभावित ही नहीं हो रहा है। परंतु जब व्यक्ति मंदिर में सामूहिक रूप से पुजारी के दिशा निर्देशानुसार पूजा पाठ करता है तो वह सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें व्यक्ति पुजारी या अन्य लोगों से प्रभावित होकर व्यवहार करता है। मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का आपसी संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं है। मैक्स वेबर ने स्पष्ट किया कि दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली किसी भी संपर्क को तब तक सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और एक दूसरे को प्रभावित करने वाला न हो। दो साइकिल सवार रास्ते पर आपस में टकरा जाते हैं और बिना एक दूसरे को कुछ कहे चले जाते हैं तो यह सामाजिक क्रिया नहीं होगी। परंतु यदि टकराने के पश्चात दोनों आपस में मारपीट करते हैं, यह सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि दोनों ने आपस में एक दूसरे को और वहां पर उपस्थित लोगों और वातावरण को प्रभावित किया। इसके पश्चात सामाजिक क्रिया अनुकरणात्मक नहीं होती। मैक्स वेबर ने यह स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार या क्रियाओं का अनुकरण करना सामाजिक क्रिया नहीं होता। यह तभी सामाजिक क्रिया कहलाएगी यदि अनुकरण के पश्चात एक या एक से अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हों। जैसे एक बालक दूसरों को देखकर स्विमिंग पूल में तैरता है तो यह उसकी व्यक्तिगत क्रिया होगी, न कि सामाजिक क्रिया होगी। परंतु यदि बालक कोच के निर्देशानुसार तैरता है तो वह सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें तैरने वाला कोच व बालक आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं और प्रभावित हो भी रही हैं। दूसरा है सामाजिक क्रिया आंतरिक, बाह्य व मानसिक होती है। तो यहाँ पर वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया आंतरिक, बाह्य व मानसिक किसी भी तरह संपन्न की जा सकती है। मानसिक क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति अपने भूत, वर्तमान, भविष्य के संदर्भ में सोच विचार कर मस्तिष्क के प्रयोग से इसे व्यावहारिक रूप देता है। आंतरिक क्रिया विभिन्न प्रेरणाओं, संवेदनाओं के माध्यम से संपन्न करता है, जबकि बाहरी क्रिया ऐसी सामाजिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और जिसके माध्यम से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता में भी कमी आती है। सामाजिक क्रिया समरूप अथवा समान नहीं होती है। वेबर के अनुसार अनेक व्यक्तियों द्वारा समान या समरूप की जाने वाली क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती, जब तक कि वह अर्थपूर्ण और एक दूसरे को प्रभावित न करने वाली ना हो। जैसे वर्षा आने पर सभी लोग अपना छाता खोल लेते हैं, सामाजिक क्रिया नहीं है, व्यक्तिगत क्रिया है, क्योंकि इसने किसी के व्यवहार को प्रभावित नहीं किया। दूसरा, ये इसका कारण है वो वर्षा है,
जो कि निर्जीव है। सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होती है। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया की महत्वपूर्ण विशेषता इसका अर्थपूर्ण होना है। आपके अनुसार वही क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी जिसको संपन्न करने वाला कर्ता और उससे संबंधित और प्रभावित होने वाले सभी व्यक्ति उस क्रिया के बारे में समान अर्थ लगाएंगे। सामाजिक क्रिया की श्रेणियाँ या इसके भाग या प्रकार, मैक्स वेबर ने इसे 4 भागों में बांटा। तार्किक क्रिया। तार्किक क्रियाओं के अंतर्गत मैक्स वेबर ने उन सामाजिक क्रियाओं को शामिल किया जिसे व्यक्ति बहुत सोच समझकर संपन्न करता है। तार्किक क्रियाओं का संबंध लक्ष्य से होता है। इस प्रकार जब व्यक्ति सोच समझकर तर्क के आधार पर अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा साधन का प्रयोग करके उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वह तार्किक क्रिया कहलाएगी। मूल्यात्मक क्रिया वो क्रिया होती है जो व्यक्ति मूल्यों को ध्यान में रखकर करता है। ये स्लाइड आप देख लीजिएगा, हमने आपको पहले इसको अच्छे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके पश्चात है परंपरागत क्रिया। परंपरागत क्रिया वो क्रिया होगी जो परंपराओं को ध्यान में रखकर की जाएगी। ऐसे वो कि सामाजिक क्रिया इसलिए संपन्न की जाती है क्योंकि ऐसी परंपरा चल रही है, जैसे शादी के अंदर या जन्मदिन पर भेंट देना। भावनात्मक क्रिया जिसमें न तर्क प्रधान होता है न मूल्य प्रधान होता है, बल्कि भावनाओं के आवेश में भावनाओं में बहकर जो क्रिया की जाती है वो भावनात्मक क्रिया कहलाती है। इसमें प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति आदि तत्व शामिल होते हैं। इसके पश्चात वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचना। नकारात्मक सिद्धांत है क्योंकि ये केवल नकारात्मक पक्ष का वर्णन करता है, यह बताने की कोशिश करता है कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। समाजशास्त्रियों ने वेबर के सामाजिक क्रिया को सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक दोष का शिकार बताया क्योंकि वेबर ने अपने सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं व शब्दों के आधार पर सामाजिक क्रिया की व्याख्या की है। अपूर्ण वर्गीकरण है। वेबर ने जो सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया है वह पूर्ण है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया पर अपने विचारों से इसे सिद्ध भी कर दिया था। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं। एलन टोरन के अनुसार वेबर का सामाजिक क्रिया सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या ही नहीं करता, जो कि महत्वपूर्ण विषय है। अस्पष्ट व घुमावदार सिद्धांत। कोहन वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को अस्पष्ट और घुमावदार कहकर इसकी आलोचना करते हैं। सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद कहा जा सकता है कि वेबर ने व्यक्तिगत व सामाजिक क्रिया में अंतर करके जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया वह मैक्स वेबर की समाजशास्त्र को एक अनुपम देन है। सामाजिक क्रियाएं समाज के निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए वेबर ने समाजशास्त्र को समझने में सामाजिक क्रिया को ही आधार माना है। सेल्फ असेसमेंट सेशन में आपको ये 4 क्वेश्चन देखने हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। ये सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, 16 नंबर का क्वेश्चन है। सामाजिक क्रिया का अर्थ बताते हुए इसके प्रकार और विशेषताओं का वर्णन करें या समझाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।